नमस्कार, आप सभी का स्वागत नवमी टुडे में। मैं हूं मुकुल शर्मा। नवमी टुडे में आज खास तौर से हम बात करेंगे किस तरीके से हमारा जो स्वास्थ्य क्षेत्र है वो हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहा है। इसके साथ साथ कारोबार जगत की तमाम जो बड़ी खबरें हैं उन पर हमारी नजर रहेगी। बताएंगे आपको बाजार का हाल भी। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइन्स पर। IMF विश्व बैंक की बैठक में शामिल होंगी वित्त मंत्री सीतारमण। बैठक में बहुपक्षीय विकास बैंकों MBD को मजबूत करने पर होगा जोर। डाक निर्यात केंद्र से ई-कॉमर्स निर्यात को मिल रहा है प्रोत्साहन। छोटे कारोबारियों को भी डाकघर कर रहा है मदद। डाक विभाग ने इस साल के अंत तक 1000 डाक निर्यात केंद्र खोलने का रखा लक्ष्य। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर में आई कमी। नेशनल सैंपल सर्वे ब्यूरो यानी NSSO ने अप्रैल-जून के आंकड़े जारी करते हुए इसकी जानकारी दी। और सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। सोमवार को गिरावट के साथ बंद हुआ था सेंसेक्स और निफ्टी। तो आज की टॉप लाइन्स आपने जानी। किस तरीके से अगर बात की जाए सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी हेडलाइंस रहीं, टॉप लाइन रहीं, और उसी में हम अगर बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे ना सिर्फ जो केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण, वो आज मोरक्को के कार्य की यात्रा पर भी जाएंगी। इसके बारे में भी हम यहाँ बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मार्केट की अगर बात कर ली जाए, क्या स्थिति है मार्केट की, ये आपको बता देते हैं। हालांकि आज काफ़ी महत्वपूर्ण है ये वित्त मंत्री का जो मोरक्को का दौरा है। आधिकारिक यात्रा पर होंगी निर्मला सीतारमण, जिसमें विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को वो बैठक में हिस्सा लेंगी। ये बैठकें 11 से 15 अक्टूबर तक मोरक्को के माराकेच में आयोजित की जाएंगी। मोरक्को, ब्राजील, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और फ्रांस के साथ हमेशा द्विपक्षीय मुद्दों पर यहाँ पे अहम जो बातचीत है, जो चर्चाएं हैं वो की जाएंगी। वार्षिक बैठकों में दुनिया भर के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकर भाग लेंगे। चौथी G20 FMCG बैठक में 2 सत्र मुख्य तौर पर शामिल होंगे। इसमें 21वीं सदी की साझा चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों यानी MBD को मजबूत करना और साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था और क्रिप्टो परिसंपत्ति एजेंडा। तो काफ़ी अहम वित्त मंत्री का ये मोरक्को का दौरा। – 11 से 15 अक्टूबर तक जो बैठक हैं ये की जाएंगी। और आइए अब बात कर लेते हैं आज के मार्केट को लेकर भी, जो यहाँ कारोबार जगत में किस तरह की जो शुरुआती हलचल है वो नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं जो गिफ्ट निफ्टी है 25 अंक के बढ़त के साथ वो नज़र आ रहा है। 19,626 दर्ज किया गया। इसके साथ साथ अगर बात की जाए सेंसेक्स ओपनिंग की तो 283.54 अंकों की तेजी, 65,795.93 ये दर्ज किया गया। और साथ ही अगर बात की जाए निफ्टी 50 ओपनिंग की, आप देख सकते हैं यहाँ भी बढ़त नजर आ रही है, करीब 84.30 अंकों की, जिसके बाद 19,597.65 अंक ये दर्ज किया गया है। तो बढ़त के साथ फिलहाल जो मार्केट की ओपनिंग है वो हुई और उसी की वानगी हमें देखने को भी मिल रही है। अगर बात की जाए फिलहाल मार्केट अपडेट्स की, जो अब ताज़ा रुझान है ये देख सकते हैं, जो फिलहाल आप देख सकते हैं 283.54 जो हमें अभी जो ताज़ा आंकड़े मिले हैं। साथ ही निफ्टी 50 में भी 86.30 की बढ़त है। तो निफ्टी बैंक में भी आप देख सकते हैं 207.90 की स्थिति जो है वो फिलहाल नज़र आ रही है। तो ये तो बात हुई कि फिलहाल मार्केट अपडेट्स की अभी क्या स्थिति बनी हुई है, लेकिन इसके अलावा जो और भी मार्केट्स हैं उनका क्या हाल है इस पर नज़र डाल लेते हैं। लेकिन उससे पहले टॉप गेनर्स की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं आज की टॉप गेनर्स अडानी पोर्ट्स 2.59% की तेज़ी इसमें रही। टाटा स्टील में 1.25% की, ONGC में 1.24%, तो टाटा मोटर्स में 1.14% और बजाज फाइनेंस में 1.12% की जो तेज़ी है वो आज दर्ज की गई है। तो ये तो बात हुई हमारे टॉप गेनर्स की। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे जो आज के टॉप लॉसर्स हैं उसमें आप देख सकते हैं डॉक्टर रेड्डी की अगर बात की जाए
तो 0.75% से नीचे ये दर्ज किया गया। यहाँ 0.32% से ये नीचे हुआ, जबकि TCS की बात की जाए तो ये भी 0.31% से नीचे दर्ज किया गया। सिप्ला की हम बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जो गिरावट है वो दर्ज की गई है और आज के टॉप लॉसेस फिलहाल ये दर्ज किए गए हैं। अभी तक के जिस तरीके से जो मार्केट अपडेट्स आए हैं उसके आधार पर अगर खास तौर से बात की जाए, डॉक्टर रेड्डी, ब्रिटेनिया, TCS, सिप्ला और HCL टेक। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे जो और भी हमारे वैश्विक बाजार की अगर बात की जाए, ग्लोबल मार्केट में आप देख सकते हैं यूएस मार्केट में क्या स्थिति बनी हुई है। यहाँ भी एक तेज़ी जो है वो फिलहाल नज़र आ रही है। डॉ जोन्स की अगर बात की जाए तो 68.49 अंकों की तेज़ी है। S&P 500 में 27.16 अंकों की तेज़ी, जबकि नेस्डेक में भी 52.90 की जो तेज़ी है वो फिलहाल यहाँ पे नज़र आ रही है। यानी यूएस मार्केट में भी एक तेज़ी फिलहाल आज देखी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें खासतौर से यूरोपियन मार्केट की, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो गिरावट का दौर है वो हमें नज़र आ रहा है फिलहाल। FTSE की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं 2.37 अंक ये नीचे दर्ज किया गया। CAC में भी 38.75 अंक नीचे दर्ज हुआ। डेक्स की अगर बात की जाए तो 101.66 अंक ये नीचे दर्ज किया गया है। इसके साथ ही यूरोपियन मार्केट का हाल आपने जान लिया। बात कर लेते हैं एशियन मार्केट की भी। निकाई की अगर बात की जाए तो 722.86 अंकों की तेज़ी इसमें नज़र आई। हैंगसेंग में आप देख सकते हैं यहाँ भी करीब समान तेज़ी जो है वो नज़र आई है। कॉस्पी में हम देख सकते हैं 31.07 अंकों की जो तेज़ी है वो फिलहाल नज़र आई। तो जान लिया आपने किस तरीके से जो मार्केट की स्थिति है वो बनी हुई है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताते हैं ब्रेंट क्रूड की क्या स्थिति है। तो आप देख सकते हैं 87.82 डॉलर प्रति बैरल ये दर्ज किया गया है और यहाँ गिरावट जो है 0.33 अंकों की वो फिलहाल दर्ज की गई है क्रूड ऑयल की अगर खास तौर से बात की जाए तो ये जाना आपने किस तरीके से आज का जो मार्केट है वो फिलहाल बना हुआ है। और यहाँ फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए DD न्यूज़ पर। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास पे यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। समझकर इन्वेस्ट कर। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमी टुडे में। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के फोकस की। कोविड-19 के दौरान विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की बात हो या फिर विश्व की सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रम आयुष्मान भारत की, भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र की क्षमता का लोहा पूरा विश्व मान चुका है। वहीं चिकित्सा प्रौद्योगिकी और उपकरणों का वैश्विक केंद्र बनने के लिए नया भारत पूरी तरह से तैयार है। वैश्विक स्तर पर अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्थाएं भले ही मंदी के दौर से गुजर रही हों, लेकिन ऐसे समय में भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनकर उभरी है, जिसका कारण है भारत में तमाम सहायक क्षेत्रों का विकास। खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र 2025 तक 50 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। नई दिल्ली में वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रौद्योगिकी सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि उच्च तकनीक वाले चिकित्सा उपकरणों के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच भारत बहुत कम लागत पर दुनिया के शीर्ष 5 स्वास्थ्य सेवा निर्माताओं में से एक के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि भारत जीवन रक्षा उच्च जोखिम वाले चिकित्सा उपकरणों का निर्माण कर रहा है, लेकिन इनकी लागत दूसरों के मुकाबले बहुत कम है। भारत चिकित्सा प्रौद्योगिकी और उपकरणों का वैश्विक केंद्र बनने के लिए तैयार है। इसका वर्तमान बाजार आकार 11 बिलियन डॉलर, जिसके 2050 तक बढ़कर 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाने का अनुमान है। अगले 25 साल में भारत की यह बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 10 से 12% हो जाएगी और सरकार
स्वदेशी विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। चिकित्सा उपकरणों के लिए PLI योजना के तहत अब तक 1206 करोड़ रुपए के निवेश के साथ कुल 26 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इन 26 परियोजनाओं में से 14 परियोजनाओं में 37 उत्पादों का उत्पादन शुरू हो चुका है, जिसमें लाइनर, एक्सीलेटर, MRI स्कैन, CT स्कैन, मेमोग्राम, सियान, MRI काइल्स, हाई एंड एक्सरे ट्यूब आदि शामिल हैं। साथ ही केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में 4 चिकित्सा उपकरण पार्कों की स्थापना करने में सहायता प्रदान कर रही है। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर भी लॉन्च किया गया था, जिससे न सिर्फ आम आदमी के लिए MRI स्कैनिंग की लागत काफी कम होगी, बल्कि स्कैनर को खरीदने में दी जाने वाली विदेशी मुद्रा की भी बचत हो सकेगी। तो जाना आपने किस तरीके से जो स्वास्थ्य क्षेत्र है वो अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहा है, और आने वाले समय में देखा जाए तो और भी ज़्यादा मजबूती हमारी अर्थव्यवस्था में नजर आएगी, क्योंकि स्वास्थ्य क्षेत्र और उसके साथ साथ जो चिकित्सा के उपकरण हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में और भी ज़्यादा इजाफा लगातार होता आ रहा है। वहीं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO द्वारा सोमवार को जारी आर्थिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट 2022 और 2023 के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए भारत में बेरोजगारी दर जुलाई 2022 से जून 2023 के दौरान 6 साल के निचले स्तर 3.2% पर दर्ज की गई। बेरोजगारी या बेरोजगारी दर को श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों को प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। अधिक लगातार समय अंतराल पर श्रम बल डेटा की उपलब्धता के महत्व को ध्यान में रखते हुए NSSO ने अप्रैल 2017 में आर्थिक श्रम बल सर्वेक्षण शुरू किया। यहां संदर्भ अवधि जुलाई 2022 से जून 2023 तक है। अखिल भारतीय स्तर पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति में बेरोजगारी दर 2022 और 23 में 4.1% से घटकर 2021 और 22 में 3.2% हो गई। और फिलहाल हम यहां रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए DD न्यूज पर। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। DD न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती है हौसला, बढ़ाती है आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इकोनॉमी टुडे में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं कारोबार जगत की कुछ और खबरों पर। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला आज कोच्चि में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। प्रसिद्ध कृषि अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक, नीति निर्माता, शिक्षाविद, किसान और उद्यमी इसमें भाग लेने के लिए कोच्चि पहुंचेंगे।
इनमें देश और विदेश से 1500 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। भारत पेरू व्यापार समझौते के लिए वार्ता का एक विशेष चरण वर्चुअल माध्यम से आज से आयोजित हो रहा है। भारतीय पक्ष का नेतृत्व वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव विपुल बंसल और पेरू पक्ष का नेतृत्व विदेश व्यापार और पर्यटन मंत्रालय में निदेशक गेरार्डो एंटोनियो मेजा ग्रेलो करेंगे। व्यापार समझौते से व्यापार निवेश को उल्लेखनीय रूप से प्रोत्साहन मिलने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने का अनुमान है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट 2022-2023 के अनुसार आयु के व्यक्तियों के लिए भारत में बेरोजगारी दर जुलाई 2022 से जून 2023 के दौरान 6 साल के निचले स्तर 3.2% पर दर्ज की गई। पश्चिम एशिया में इजराइल और हमास के बीच संघर्ष के कारण भारत के रत्न और आभूषण निर्यात के लिए परेशानी बढ़ सकती है। इस क्षेत्र में भारत पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रहा है क्योंकि इजराइल को सामान निर्यात करने में लागत बढ़ सकती है। भारत के कीमती पत्थरों और आभूषणों के निर्यात में पश्चिम एशिया की हिस्सेदारी कुल का लगभग 17% है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 37.9 बिलियन डॉलर थी, जबकि इजराइल को किए गए निर्यात का मूल्य 1.3 बिलियन डॉलर था। इजराइल हमास युद्ध के फैलने से तेल की कीमतों में बढ़त हो सकती है। सितंबर में एक साल के उच्चतम स्तर $97 प्रति बैरल को छूने के बाद पिछले हफ्ते कीमतों में तेज गिरावट हुई थी। सोमवार को ब्रेंट क्रूड $87 प्रति बैरल से ऊपर कारोबार कर रहा था और कुछ विश्लेषकों का अनुमान है कि ब्रेंट क्रूड इस साल $100 प्रति बैरल तक भी पहुंच सकता है। भारत में 5G सेवा शुरू हुए साल भर हुआ है, मगर इतने कम अरसे में भी भारत इस मोर्चे पर दुनिया के शीर्ष देशों में शुमार हो गया है। भारत इस उल्लेखनीय प्रगति के साथ ही चीन और अमेरिका के बाद 5G सेवा देने वाला तीसरा देश हो गया है। महामारी के बाद लोगों को असुरक्षित उधारी लेने का रुझान कहीं अधिक बढ़ गया है। RBI ने बैंकों को सलाह दी कि वे असुरक्षित उधारी को लेकर सावधानी बरतें। वर्तमान समय में असुरक्षित उधारी में अत्यधिक वृद्धि दर्ज हुई है। भारत में वाहन पंजीकरण में सितंबर में 20% की वृद्धि देखी गई है। दोपहिया वाहनों की बिक्री में 2% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि यात्री वाहन पंजीकरण में 19% की वृद्धि हुई। वहीं वाणिज्यिक वाहन की बिक्री में 21.68% की वृद्धि हुई। देश की कार विनिर्माता मारुति सुजुकी ने वित्त वर्ष 2024 से वित्त वर्ष 2031 के बीच कुल 1.25 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत खर्च की योजना बनाई है। इसमें से 45,000 करोड़ रुपए उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर लगाए जाएंगे और इसमें सालाना 20 लाख वाहन जोड़े जाएंगे। और आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, भारत का ऑटो सेक्टर अर्थव्यवस्था का एक उभरता हुआ क्षेत्र है। भारत के ऑटो सेक्टर में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। कैसे भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल से ऑटो सेक्टर को बढ़ावा मिल रहा है, इसको लेकर ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय कपूर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने। संजय कपूर है हमारे साथ। बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। ये जो कंपोनेंट इंडस्ट्री है, अभी उसकी करंट स्टेटस क्या है और किस तरह से हम लोग मेक इन इंडिया पे फोकस कर रहे हैं? We've seen 33% growth in this last year, so काफ़ी बड़ा ग्रोथ हुआ है on the back of Make in India, on the back of China +1, काफ़ी एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ 5-6% का ग्रोथ हुआ है, लेकिन ग्रोथ हुआ है एक्सपोर्ट्स में भी। So 30% of our sales comes from export, and export to USA and Europe is the large markets. क्या क्या चैलेंजेस देखते हैं आप इस सेक्टर को लेकर, क्योंकि ऑटो सेक्टर एक सनराइज सेक्टर है। हमने देखा कि वी आर नाउ द 4th लार्जेस्ट ऑटो इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ सेल्स ऑफ द ऑटो इंडस्ट्री। आपकी कंपोनेंट इंडस्ट्री को लेकर के क्या कुछ ओवरव्यूज दिख रहे हैं आप? काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स में, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इलेक्ट्रिफिकेशन में। इलेक्ट्रॉनिक्स के लोकलाइजेशन में चैलेंज है, तो हमें ये बढ़ाना पड़ेगा लोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखोगे
देखोगे तो एक्सपोर्ट के अपॉर्चुनिटीज़ और न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स के अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रहे हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, इट्स गोइंग टू सी अ फिनोमिनल ग्रोथ। सर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो वो पोटेंशियल जो हमारा है शायद अभी हम उसको रीच नहीं कर पाए हैं। आप लोग क्या टारगेट कर रहे हैं और कंपोनेंट ऑटो कंपोनेंट्स के लिए वर्ल्ड मार्केट कैसा दिख रहा है आपको इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स? तो अभी हमारे एक्सपोर्ट्स 20 बिलियन पे हैं एंड वी होप टू इंक्रीज देम टू 30 बिलियन इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। डोमेस्टिक मार्केट किस तरह से दिख रहा है और जो स्किलिंग है जो एक मेजर चैलेंज किसी भी इंडस्ट्री के लिए है, उसको आप लोग कैसे टैकल कर रहे हैं आगे जाते हुए? ऑटो सेक्टर के लिए जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की सिचुएशन है उसको आप कैसे देखते हैं? काफ़ी ग्रोथ हो रहा है डोमेस्टिक इंडस्ट्री में, पैसेंजर व्हीकल में, कमर्शियल व्हीकल में, इलेक्ट्रिफिकेशन में काफ़ी ग्रोथ हो रहा है। अभी इलेक्ट्रिफिकेशन 2% से 3% से पहुंचा है। स्किलिंग की बात करते हैं तो लॉट्स ऑफ कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इन स्किलिंग। काफ़ी इनिशिएटिव्स हो रहे हैं। हम एक्मा में सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हमने सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस लगाए हैं IIT के साथ। जो मेक इन इंडिया कंपोनेंट है ख़ासतौर पर ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री के लिए, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा ज़मीन पर देखने को मिला है और ये वन ऑफ द सनराइज सेक्टर्स है आने वाले दिनों में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिहाज से, और ये इसमें ग्रोथ के पोटेंशियल्स आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, दिल्ली। तो कौन टूर में आपने जाना किस तरीके से आज का जो बाजार है उसकी स्थिति रही, और इसके साथ साथ हमने यहाँ आपको रिपोर्ट दिखाई जो हमारा स्वास्थ्य क्षेत्र है कैसे वो अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूती प्रदान कर रहा है, और जो तमाम अलग अलग क्षेत्र हैं उनकी अगर बात की हमने यहाँ पे अर्थव्यवस्था को जो मजबूती प्रदान कर रहे हैं, फिर चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात की जाए, हेल्थ केयर सेक्टर की बात की जाए, इन सब के साथ ही जो अर्थव्यवस्था है देश की वो मजबूत होती नज़र आ रही है। भले ही अभी शीर्ष 5वें स्थान पर हमारी देश की अर्थव्यवस्था हो, लेकिन जल्द ही तीसरा स्थान जो है वो हासिल कर सकेगी, और इसके साथ साथ और भी तमाम तरह का जो विकास है, फिर चाहे रोज़गार की बात की जाए उसके आंकड़े भी हमने आपको दिखाए, तो यहाँ भी जो बदलाव है वो धीरे धीरे अब नज़र आएगा। फिलहाल आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।